इरेक्ट एंड स्टिल वर्चुअल साइज। एंड प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकता है नहीं बना सकता? बना सकता है यस सर। सर, यस सर। Yes, कब sir. बनाएगा, क्या कंडीशन है? when when the rays are कन्वर्ट converging। व्हेन रेज Converging rays. डिफरेंट रेज आर कन्वर्जिंग और ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, राइट? यस सर। ठीक है, कैसे और क्लास का दिखा फेज डिफरेंस कितना आता है रिफ्लेक्शन में? सर पाई। 5। आएगा। इसका लग रहा है हम अपना हैंड हैंड में लग रहा है। सर क्लियर नहीं आ रही आवाज। अगर हम अपना राइट हैंड देख रहे हैं मिरर में, प्लेन मिरर में, तो मिरर में जो इमेज दिखेगी उसका वो लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है? हेलो, यस सर। हाँ अभी कुछ हुआ? यस सर। थोड़ा साउंड क्लियर हुआ? हाँ सर, अब क्लियर हो गया। ठीक है ठीक है। मैंने पूछा जब प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होता है तो फेज डिफरेंस कितने का आता है? सर पाई का। पाई का। इसका मतलब अगर मैं अपना राइट हैंड देख रहा हूँ मिरर में तो वो राइट है या लेफ्ट है इमेज में? सर इमेज में लेफ्ट। Left hand. लेफ्ट होता है, उल्टा हो जाता है। इसका मतलब मेरा राइट हैंड इमेज वाले में लेफ्ट हैंड हो जाता है, जिसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेट एंड ठीक। ठीक है। एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा होता है सीधा लिखा होता है या उल्टा लिखते हैं? उल्टा। Ulta. सर उल्टा लिखते उल्टा हैं। सर। मिरर इमेज लिखा जाता है। उसका रीजन ये है कि अगर कोई ड्राइविंग कर रहा है और उसको पीछे से हॉर्न दिया जाए तो एम्बुलेंस को सीधा रीड कर पाए। ठीक है ना? तो इसका यस मतलब सर। एम्बुलेंस में हमेशा मिरर इमेज बनाते हैं। तो मिरर इमेज को जब मिरर में देखेंगे तो वो सीधा बनकर एम्बुलेंस बन जाएगा, राइट? और क्या सीखा लास्ट क्लास में हमने? सर कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है? इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है? अगर पैरेलल रेज आ रही हैं तो कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा? फोकस से पास हुई। Focus से पास होंगे. बिल्कुल, फोकस से पास होंगे या लगेगा कि फोकस से पास हो गई है। हाँ, ठीक है। कॉन्वेक्स और में। कॉन्वेक्स में लगेगा कि फोकस से आ रही है और कॉनकेव में फोकस से पास हो फोकस रही से है। फास्ट होगी। यस सर। जो रेज फोकस से पास हो रही हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल पैरेलल टू द इसलिए प्रिंसिपल रहेंगी एक्सेस, सो एक्सेस। अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तब क्या तो होगा? सर वापस रिट्रेस हो जाएगा बाद। अपने पाथ को। तो रिट्रेस कर जाएगा, राइट? यस सर। प्लेन मिरर से डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? डेविएशन एंगल 180 माइनस 180 2i। minus 2i. 180 माइनस 2i। बिल्कुल सही। अगर मैं मिरर को 10 डिग्री से रोटेट कर दूं तो रिफ्लेक्टेड रे पे क्या फर्क पड़ेगा? 20 degree. 20 डिग्री से रोटेट कर जाएगी। सेम सेंस सेम में या सेंस। अपोजिट सेंस में? Same. सेम सेंस। सेंस। सेम सेंस में, राइट? मतलब यस। क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। ठीक है। अगर मैं मिरर को फिक्स कर दूं और इंसिडेंट रे को रोटेट कर दूं 10 डिग्री, 10 वो डिग्री 5 डिग्री। रिफ्लेक्टेड। तब रिफ्लेक्टेड रे 10 10 degree डिग्री हो रोटेट। जाएगी. 10 डिग्री बनेगी। सेम सेंस में या अपोजिट सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज। Opposite sense. अपोजिट अपोजिट सेंस में। सेंस। अपोजिट सेंस में, राइट? Opposite sense. ठीक है। और क्या सीखा लास्ट टाइम, बताओ तुम लोगों ने? टॉगर प्रॉब्लम। जॉगर प्रॉब्लम। जॉगर प्रॉब्लम है, जॉगर प्रॉब्लम। जॉगर हाँ, प्रॉब्लम हमने ये देखा, जॉगर की जो स्पीड होती है इमेज में वो स्पीड ज्यादा दिखती है या कम अगर मिरर में देख रहे हैं? ज्यादा। देखो कॉपी में देखो, ज्यादा दिखी थी या कम दिखी थी? जो कॉन्वेक्स मिरर में स्पीड ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा है या कम है? सर कम है। कम होती है, काफी कम होती है। यस सर, कम हो गया।
ठीक है ना। और क्या सीखा था हमने? कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट, टेबल था। कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से पोल के बीच में रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पोल और फोकस के बीच में। पोल फुल और और फोकस फोकस के बीच में यस सर। कैसी इमेज होगी? वर्चुअल वर्चुअल and erect upright एंड and diminished. डिमिनिश्ड वर्चुअल, इरेक्ट, Erect, डिमिनिश्ड। एंड diminished. डिमिनिश्ड। अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ भाग रहा है तो इमेज भी मिरर की तरफ भागेगी, राइट? सब आगे। यस सर। ठीक है। कॉनकेव मिरर में हमने 6 केसेस पढ़े थे, यस सर। यस हमने देख लिए, रिवाइज कर लिए। यस सर। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी? सी पर। सी पर सेम साइज। सेम सेम साइज। साइज। कैसी इमेज होगी? सेम रियल साइज and inverted. रियल, Inverted. रियल एंड Inverted. इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट? यस सर। रियल एंड इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है तब क्या होगा? सर फिर फोकस यस पे सर। बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो इमेज फोकस पे बनेगी। फोकस पर बस बनेगी रियल, रियल एंड इन्वर्टेड इन्वर्टेड। वेरी वेरी Highly डिमिनिश्ड। diminished. हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड और वेरी वेरी डिमिनिश्ड। ठीक है, यस ठीक है। और क्या सीखा हमने? सर कॉनकेव मिरर जो होता है मतलब वर्चुअल इमेज भी बनाता है जब जब ऑब्जेक्ट होल और फोकस के बीच में हो बिल्कुल सही। एक केस अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो देन इन दैट केस कॉनकेव मिरर विल फॉर्म वर्चुअल, वर्चुअल एंड वर्चुअल वर्चुअल एंड और डायरेक्ट। मैग्नीफाइड। वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज, राइट? यस ठीक है, आगे बढ़े फिर आज हम लोग। सर। यस सर। सर। ठीक है, आज हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन। कैमरे में फोटो साफ आ रही है? नो सर। दिख रहा है, नहीं दिख रहा तुम लोग? क्लियर? ब्लर है सर थोड़ा। अच्छा, नो सर। अभी ठीक है? अब ठीक यस है सर। थोड़ा। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। फोकस होने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा। ठीक है, ठीक है। ये हमारा एक ग्लास स्लैब है सपोज, और ये हमारा नॉर्मल है। लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है ना। ये हमारा मीडियम μ1 है और ये मीडियम μ2 है, ठीक है। अज्यूम कर रहे हैं हम लोग μ2 कैसा मीडियम है, डेंसर। μ1 कैसा है, रेयर। जब लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो अपने नॉर्मल पाथ पे चलती है या डिविएट हो जाती है? डेविएट हो जाएगी। डिविएट हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। सर पूरी स्क्रीन नहीं आ रही। आनी तो चाहिए, सबको नहीं दिख रहा पूरा? सर थोड़ा सा मतलब वो जहाँ नॉर्मल है वो थोड़ा सा मतलब छुपा अब हुआ ठीक है, ठीक है। यस सर। ठीक है। तो अब ये लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है तो बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल? टुवर्ड्स नॉर्मल। टुवर्ड्स नॉर्मल। कैसे मालूम हुआ टुवर्ड्स नॉर्मल? ये कैसे डिसाइड करते हैं टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल? सर रेयर से डेंस जा रही है ना इसलिए। बिल्कुल सही, रेयर टू डेंसर जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक, ठीक है ना। यस सर। इस एंगल को मैंने बोल दिया I1 और इस एंगल को बोल दिया मैंने I2। I1 is incidence angle and I2 is
रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, नॉर्मली बुक्स में इसको आई और आर कहते हैं, मैंने I1 और I2 कह दिया है। अपने पास ही कितना एंगल डिविएट हुआ है, ये डेल्टा। तो डेल्टा कैसे निकालेंगे? सर I1 इज इक्वल टू I2 प्लस डेल्टा। I1 इक्वल टू I2 प्लस डेल्टा, बिल्कुल सही। तो डेल्टा क्या हो जाएगा? I1 माइनस I2। ठीक है, यस सर। डेल्टा कैसे निकालेंगे? I1 माइनस I2। ठीक है, अगर लाइट आ रही है और उसका फेज 5 है, तो रिफ्रैक्शन में फेज पे क्या फर्क पड़ता है? 5 प्लस 0। इसका मतलब फेज डिफरेंस आता है या नहीं आता? सर ब्लर हो गई। अभी कुछ क्लियर हुआ? हाँ यस सर, क्लियर हो। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ जब रिफ्रैक्शन होता है तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? मेरा म्यूट कर लो, पीछे से देखो आवाजें आ रही हैं किसी के घर से। ब्लर आ रही है वो तो। अभी थोड़ा बेटर है? जब भी लाइट में रिफ्रैक्शन होगा तो फेज डिफरेंस कितने का आएगा? 0 का। लास्ट क्लास हमने देखा था रिफ्लेक्शन में फेज डिफरेंस कितने का था? पाई का। रिफ्रैक्शन में फेज डिफरेंस 0 का। इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स ने बताया μ1 साइन I1, जिसका म्यू उसका एंगल आता है। μ1 है साइन I1 है इज इक्वल टू μ2 साइन I2। ठीक है, इस तरीके से न्यूमेरिकल कभी भी कंफ्यूज नहीं करते हैं, कभी भी गलत नहीं होते हैं। इस फॉर्मूला को हमेशा ऐसे लगाता हूं मैं, जिसका म्यू उसका साइन। अगर μ1 है तो साइन I1 है, μ2 देन साइन I2। इसने बताया μ1 साइन I1 इक्वल टू μ2 साइन I2। फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। सर बहुत ज्यादा बोला सर। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। अभी कुछ क्लियर हुआ? नो सर। यस सर, थोड़ा सा। हेलो सर। हाँ तुम्हें सर एक बार रिकनेक्ट करके देखिए क्योंकि बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा।
अच्छा मैं कैंसिल करके दोबारा करता हूँ। ठीक है। अभी कुछ बेटर हुआ मनु भाई? ये सर क्लियर है। क्लियर है स्टूडेंट्स सर, तुम लोगों आप को क्लियर स्टार्ट है? कर दीजिए। ठीक है, हम लोग देख रहे थे रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट तुम लोगों को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। रिफ्रैक्शन में हम देख रहे थे कि हमारी एक लाइट है जो रेड से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में। इंसिडेंस एंगल हमारा कितना है, I1। रिफ्रैक्शन एंगल I2। फेज डिफरेंस कितना है, 0। डेविएशन एंगल है I1 minus I2। Whenever light go from redder to denser medium, it bend towards normal. From redder to denser, light will bend towards normal. Deviation angle is I1 minus I2। Phase difference is 0। ठीक है। स्नेल्स ने बताया μ1 into sin I1 should be equal to μ2 into sin I2। तो क्या इसको हम ऐसा कह सकते हैं, sin I1 अपॉन sin I2 is equal to μ2 by μ1। sin I1 by sin I2 equal to μ2 by μ1 is equal to V1 upon V2। V1 upon V2। Sin I1 upon sin I2 is equal to μ2 upon μ1 equal to V1 upon V2। Means the speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2। इस स्पीड को हम लिख सकते हैं f lambda 1 upon f lambda 2। फ्रिक्वेंसी सेम है या डिफरेंट है? सेम होगी। सेम है सर। ठीक है। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है, जब भी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता है तो फ्रिक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, फ्रिक्वेंसी सेम रहती है। इस μ2 अपॉन μ1 को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1। refractive index of medium 2 with respect to medium 1। V1 upon V2, V1 is speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2। Similarly, wavelength in medium 1 upon wavelength in medium 2। तो इसका मतलब जब लाइट मीडियम चेंज करती है तो उसकी स्पीड सेम रहती है, चेंज हो जाती है? चेंज हो गई। चेंज हो जाती है। एंड वेवलेंथ? वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। बिल्कुल सही। फ्रीक्वेंसी सेम तो रहती रहेगी। है, remain same। फेज डिफरेंस 0। यानी फेज सेम रहता है, फेज में कोई डिफरेंस नहीं आता। लॉजिकल है? यस सर। ठीक है। अब इसको हम ऐसा जूम कर लेते हैं, इसके पहले हमने जनरल पढ़ा था, राइट?
1 to 2। अभी हम अज्यूम कर लेते हैं लाइट एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास से, रेयर टू डेंसर। ठीक, ये एंगल हमारा कौन है, आई, और ये एंगल कौन है हमारा, आर। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, म्यू एयर इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू ग्लास इंटू साइन आर। तो साइन आई बाई साइन आर किसके इक्वल होगा, म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर। तो उसको स्पीड की फॉर्म में क्या लिखूंगा, स्पीड इन, सर ब्लर आ रही है। जी जी, वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। बिल्कुल सही, वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास इज इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा ग्लास। ठीक है ना, ठीक है। म्यू एयर हम कितना लेते हैं, 1, एंड सपोज म्यू ग्लास कितना है हमारा, 1.5। तो हो जाएगा 1.5 अपॉन 1 इक्वल टू वेलोसिटी इन एयर कितनी है, लाइट की वेलोसिटी एयर में अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी आ गई, 2 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ग्लास के अंदर लाइट स्लो है या फास्ट है कंपेयर टू एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, and velocity of light in glass is 2 × 10⁸ meter per second. Means light is slower in glass as compared to air. यस सर। ठीक है ना। वैसे अगर हम वेवलेंथ निकालना चाहें इस फॉर्मूले से लिखेंगे 1.5 अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा ग्लास। तो इससे हमारा लैम्डा ग्लास कितना आ गया, लैम्डा एयर अपॉन 1.5। तो जब लाइट हमारी एयर से ग्लास में जाती है तो वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीज और डिक्रीज, wavelength in glass is less than wavelength in air. Wavelength in glass is less than wavelength in air. इसका मतलब रेयर टू डेंसर जाने पर स्पीड will decrease and wavelength will also decrease, यस but frequency remains same, phase remains same. ठीक है, सर ठीक है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। ठीक है, ये कंटेनर है जिसमें वाटर फिल कर दिया हमने और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस रे के लिए इंसिडेंस एंगल कितना है, 0 0। इसलिए ये अनडिविएटेड सीधी चली जाएगी, डिविएट नहीं होगी। अब इसकी बात करते हैं।
ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है वाटर से एयर में, तो क्या कह सकते हैं कि लाइट डेंसर टू रेड जा रही है? यस सर। यस सर। तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे from फ्रॉम normal. नॉर्मल। away from the तो ऐसे जानी चाहिए। हम्म। ठीक है, लॉजिकल अवे होगी, राइट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और ये हमें यहाँ पे क्या दिखाई पड़ेगी? इमेज। इसका मतलब कोई चीज अगर पानी के अंदर है तो उसकी इमेज दूर बनेगी या पास बनेगी? दो। बताओ भाई। नहीं। हाँ। हाँ। ऑब्जर्वर कोई के साथ। अगर हम स्विमिंग पूल को देख रहे हैं और स्विमिंग पूल की डेप्थ है 5 फीट, तो हमें वो 5 फीट से ज्यादा गहरा दिखेगा या कम गहरा दिखेगा? कम गहरा। कम गहरा दिखेगा। तो रियल डेप्थ को मैंने नेम दे दिया है x और अपरेंट डेप्थ को क्या दे दिया है? y। ठीक है, म्यू वाटर अपॉन म्यू एयर इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। म्यू वाटर अपॉन म्यू एयर इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। और ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर हो? वाटर के अंदर। और हम कहाँ से देख रहे हैं? बाहर से, यानी हम फिश को देख रहे हैं। तो अगर हम फिश को देख रहे हैं तो फिश हमें दूर दिखेगी या पास दिखेगी? पास दिखेगी। पास दिखेगी, राइट। ऑब्जेक्ट ओ पे रखा, पर दिखाई हमें कहाँ पे पड़ रहा है? आई पर। हाई। ठीक है, इसका मतलब वाई डेफिनेटली क्या होगा? लेस देन एक्स। ठीक है, अब उल्टा केस देखते हैं। सपोज ये स्विमिंग पूल है, ठीक, और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, यहाँ अंदर फिश है, ये फिश इस पर्सन को दिख रही है, तो फिश को पर्सन की हाइट कम दिखेगी या ज्यादा दिखेगी? ज्यादा दिखेगी। ज्यादा दिखेगी, टॉलर दिखेगा। रीजन देखते हैं। लाइट ऐसे आई मैन के हेड से, सीधी जाएगी या डिवेट होगी? डेविएट डिवाइड होगी। होगी। टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल? टुवर्ड्स नो। टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है ना, थोड़ा सा बेंड हो गई। यहाँ पे कौन है? फिश। तो फिश को ये लाइट यहाँ से आती हुई दिख रही है, थोड़ा पीछे से? पीछे से। ठीक है, तो तो फिश आपने को बोला इसका हेड यहाँ दिखेगा। तो फिश को ये मैन कैसा दिखेगा? डॉलर। डॉलर, राइट। आप सपोज कोई बर्ड है, ठीक है, ये फिश है, यहाँ पर बर्ड है, ठीक। बर्ड की हाइट, जो ऑब्जेक्ट है, बर्ड को हम क्या मानना है? ऑब्जेक्ट। उसकी हाइट वाटर लेवल से कितनी है? एक्स। एक्स। तो इस फिश को ये बर्ड पास दिखेगी या दूर दिखेगी? दूर दिखेगी। दूर दिखेगी, यहाँ पर। ठीक है, तो ट्रू हाइट कितनी है? एक्स। और अपरेंट हाइट कितनी है? वाई। भाई। ठीक है, ये हमारा कौन है? म्यू वाटर। ठीक है ना। जब हमने देखा था इस वाले केस में, फर्स्ट केस में आई है और फिश पानी के अंदर है, तो इसमें क्या हो रहा था? कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई एक पर्सन या फिश, ये मान लो बर्ड है, बर्ड किसको देख रही है? फिश को। तो जब बर्ड देख रही है फिश को, तो फिश पास दिख रही है, दूर दिख रही है? पास दिख रही है। और वाई का फॉर्मूला क्या हो गया? एक्स अपॉन म्यू डब्ल्यू, क्योंकि म्यू एयर तो 1 होता है। वाई इक्वल टू एक्स अपॉन म्यू डब्ल्यू।
अब हम उल्टा देख रहे हैं। इस बार फिश किसको दिख रही है? बर्ड को। तो बर्ड दूर दिखेगी और इसमें y का फॉर्मूला होगा x इंटू म्यू डब्ल्यू, x इंटू म्यू डब्ल्यू। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल में ये देखना पड़ता है कि ऑब्जर्वर कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। अगर फिश बर्ड को देख रही है तो बर्ड पास दिखेगी या दूर दिखेगी? सब ब्लर हो गया। सर बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है अब तो। कुछ नहीं कर सकते, वेट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? और तो कुछ नहीं कर सकते। सर कुछ कैमरे के फोकस में प्रॉब्लम है शायद। यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। सोसाइटीज में क्या होता है, मैं 11th फ्लोर पे रहता हूँ तो नेटवर्क की थोड़ा सी प्रॉब्लम रहती है। सर दिख नहीं रहा कुछ भी। कोई बात नहीं, वेट मन की करते भावना हैं से क्लियर होने का। सर जब लास्ट क्लास हुई थी ना तब तो इस तरीके कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कभी कभी हो जाता है मैम, कभी कभी नहीं होती। सर ये इस वजह से तो नहीं हो रहा कि जो कैमरा है ना पेपर के बहुत ज्यादा करीब है? नहीं, मैं तो दूर रखा था तब बच्चे बोल रहे थे कि क्लियर नहीं दिख रहा। और कैमरा तो जूम कर लेता है, ऑटोमेटिक फोकस कर लेता है। सर अब तो कलर भी नहीं दिख रहा इसमें। इससे पास नहीं रह सकते हैं। अभी कुछ क्लियर हुआ? मैंने और टॉपिक्स की वीडियो बनाई है, तुम लोगों को मिल गई नहीं मिल गई वो वीडियोस? हेलो। नो सर। मैं आज फिर ग्रुप में दोबारा भेज दूंगा। मैंने कुछ टॉपिक्स की बनाई थी, जैसे कि एसी की बना दी थी मैंने, एटम्स की बना दी थी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बना दी थी, और वे ऑप्टिक्स की। तो ये यूट्यूब पर है। मधु मैम आपके पास है या नहीं है वो लिंक? क्या कह रहे हैं सर? मैंने एक्चुअली कुछ वीडियोस बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर दी थी, जी। तो उसका लिंक कहाँ से मिलेगा? अमित से मिलेगा? कैसे मिलेगा? लिंक मैं सर एक बार बात कर लूंगी सर से। हाँ, अमित जी से बात करिएगा। कुछ वीडियोस हैं 4-5 चैप्टर्स की, तो वो ठीक है सर। वीडियोस हम शेयर कर सकते हैं अगर ये नेट वाली प्रॉब्लम है तो, क्योंकि पहले भी नेट की प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ। ठीक है सर, ठीक है। तो वो लिंक शेयर कर देंगे तो स्टूडेंट्स उनको देख लेना वीडियोस को। काफी अच्छे क्वेश्चंस बनाए मैंने उसमें, सर काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। सर यूट्यूब पे डाल दो ना सर, ये यूट्यूब पे ज्यादा डाला सही हुआ है, था। वो डाला हुआ है, और मैंने तुम्हारे ग्रुप में फॉरवर्ड भी करा हुआ है। एक बार चेक करना अपने ग्रुप को। ठीक है सर।
मैंने वो लिंक शेयर करे हुए हैं। यस सर। ठीक है, मैं चैप्टर बता देता हूँ, एक बार देख लो कौन कौन से बनाए थे मैंने। ऑल्टरनेटिंग करंट, वे ऑप्टिक्स, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एटम्स, इन चारों को बना दिए थे। सर इनके तो खाली क्वेश्चंस है ना, थ्योरी नहीं है ना इनकी? वो क्वेश्चंस के अंदर ही मैंने थ्योरी को एक्सप्लेन करा हुआ है। ओके सर, ओके सर। ठीक है, जैसा अभी ये बता रहा हूँ, देखो ये भी मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन के अंदर ही थ्योरी मैंने एक्सप्लेन करी कि कैसे क्या देखते हैं उसमें। ओके सर, ओके। तो उनको करोगे तो उससे तुम्हें काफी फायदा मिलेगा, काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो जाएगी उससे। ओके जैसे सर। हमने यहाँ पे देखा कि मिरर को अगर हम 5 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 10 डिग्री पे रोटेट होती है। ऐसी कोई प्रॉब्लम मैंने लास्ट टाइम कराई थी? यस सर। बस वैसे ही मैंने वो वीडियोस बनाए, उनको देखना, फायदा मिलेगा। अभी क्लियर हो गया तो आगे बताऊं मैं? सर नहीं, ब्लर नहीं है सर। ब्लर है बिल्कुल। फिर देखते ज्यादा थोड़ी ब्लर सी। होता है। कुछ बेटर हुआ? सर हुआ था अभी बेटर। अभी बेटर हुआ था सर। मैं वाईफाई से कनेक्ट कर रहा हूँ तब भी क्लियर नहीं हो रहा, और डायरेक्ट मोबाइल चला रहा हूँ तब भी क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है चलिए। हो गया सर। हो गया? यस यस सर। सर। ठीक है, तो इसमें हमने देखा बर्ड यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, बट हमें बर्ड की इमेज यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब फिश को बर्ड दूर दिखेगी। तो अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड क्या होगी? रियल हाइट इंटू म्यू वाटर। ठीक है, y इक्वल टू एक्स इंटू म्यू वाटर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हम कितना लेते हैं? 1। अभी क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। तो हमने ये देखा कि अगर कोई पर्सन है, उस पर्सन को फिश देख रही है, तो उस पर्सन की हाइट जो भी है, फिश को पर्सन की हाइट ज्यादा दिखेगी। इसका मतलब पर्सन हमें कैसा दिखेगा? टॉलर। वैसे ही अगर फिश ने बर्ड को देखा तो बर्ड हमें दूर दिखाई पड़ेगी, राइट? ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये हमारी क्या है? अर्थ। अर्थ के आसपास ये हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर, राइट? ठीक है, ये हॉरिजन लाइन है। सन यहां पर है। सन हॉरिजॉन्टल पे है या हॉरिजॉन्टल से नीचे है? अभी नीचे। नीचे। वैक्यूम में जब सन से लाइट आएगी वैक्यूम से एयर में, तो स्ट्रेट जाएगी या थोड़ा बेंड होगी? सब बैंड होगी थोड़ा। बेंड होगी। तो स्ट्रेट ना जाकर थोड़ा सा ऐसे जाने की बजाय थोड़ा सा बेंड होगी, और ये लाइट हमें यहाँ से आती हुई दिखेगी, ऑलमोस्ट सामने से, यहाँ से। तो अगर कोई पर्सन यहाँ से देख रहा है तो उसे सन यहाँ दिखेगा या थोड़ा ऊपर दिखेगा? ऊपर। ठीक है, और ये टाइम डिफरेंस कितना होता है? 2 मिनट्स का। इसका लंबा जब हम सनराइज होता है और जब सन को देखते हैं तो हमें सन 2 मिनट्स पहले ही दिख जाता है। इसका मतलब सन होता है यहाँ पर है, बट रिफ्रैक्शन की वजह से सन की इमेज यहाँ बन जाती है। तो सनराइज में हम जो सन देखते हैं वो 2 मिनट्स एडवांस राइज हुआ या नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, वैसे सनसेट के टाइम पे भी होता है। सन सेट हो चुका होता है, नीचे होता है, बट उससे जो रेज होती हैं वो बेंड हो जाती हैं,
और सन की जो इमेज है वो हमें यहाँ दिखती रहती है। इसका मतलब सन हमें 2 मिनट एक्स्ट्रा दिखता है, राइट। तो सनराइज के टाइम में हमें सन 2 मिनट एक्स्ट्रा दिखा है, और सनसेट हो गया तब भी हमें सन 2 मिनट एक्स्ट्रा दिखा है। तो इन अ डे हमें सन 4 मिनट एक्स्ट्रा दिखता है। तो इसका रीजन क्या है? सन हमें एक्स्ट्रा क्यों दिखता है? इसका रीजन है रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर के से जो रिफ्रैक्शन होता है उसकी वजह से दिखता है। स्टार ट्विंकल करते हैं, उसका रीजन क्या है? स्टार ट्विंक करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं सर। ठीक है, तो उसका रीजन किसी को पता है? ऐसा क्यों होता है? स्टार दिखता है फिर नहीं दिखता, फिर दिखता है फिर गायब हो जाता है। सर मल्टीपल रिफ्रैक्शन होता है शायद। हाँ, कह सकते हो। जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो एयर है एटमॉस्फेयर, क्या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है या चेंज होता रहता है? चेंज होता रहता है। चेंज होता है। विंड चलती रहती है ना, तो उस टर्बुलेंस की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से कई बार लाइट हमारी आईज पे फॉल होती है स्टार के, कई बार लाइट फॉल नहीं होती, इसलिए स्टार ट्विंकल करता है। तो मेन रीजन है टर्बुलेंस इन एटमॉस्फेयर चेंजेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग देखते हैं हम लोग। ये काफी इंपॉर्टेंट है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ध्यान से देखना सब लोग, काफी इंपॉर्टेंट रीडिंग है। ठीक है, ये कैसा मीडियम है? डेंसर। और बाहर कैसा मीडियम है? रेयर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है। इंसिडेंस एंगल कितना है? 0। तो लाइट सीधी पास हो जाएगी और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। ध्यान दिया? सपोज 99% लाइट क्या हुई? ट्रांसमिट, एंड 1% क्या हो गई? रिफ्लेक्ट। लाइट डेंसर टू रेड जा रही है, तो स्ट्रेट जाएगी या बेंड होगी? बैंड होगी। बेंड होगी। किस तरह बेंड होगी? अवे away फ्रॉम from the नॉर्मल। norm. अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सारी लाइट बाहर जा रही है, कुछ लाइट वापस भी आ रही है। कुछ लाइट वापस भी आ रही है। ठीक है, मान लो ये 95% है और ये हमारी 5% है। ठीक है, जैसे जैसे हम राइट साइड जा रहे हैं, इंसिडेंस एंगल पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा? बढ़ रहा है, क्या हो रहा है इंसिडेंस एंगल पे? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही। अब ये लाइट ऐसे फॉल हुई, ये एक पर्टिकुलर एंगल है, राइट, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ये एक पर्टिकुलर एंगल है जिसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इस एंगल पे लाइट क्या हो गई है? पैरेलल टू इंटरफेस। ना तो बाहर गई ना ही अंदर आई, क्या हो गई? पैरेलल टू इंटरफेस। ध्यान दिया सबने? यस सर। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? क्रिटिकल एंगल is angle of incidence in denser medium मीडियम। for which refraction angle in rarer medium is It's 90 degree. 90 degree. Perfect. Critical angle
is angle of incidence in denser medium for which refraction angle in rarer medium is 90 डिग्री। अब अगर एक लाइट यहां पे फॉलो ऐसे, तब ये इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है या कम है? बताओ भाई। ज्यादा है। फिगर के लिए ज्यादा है, तो लाइट क्या होगी? 100% रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सारी लाइट वापस आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर मुझे TIR करवाना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो उसकी दो कंडीशन होती हैं। क्या क्या कंडीशन है, कोई बता सकता है? Angle must be greater than critical angle. इंसिडेंस एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल Critical एंगल। angle. एंड दूसरी कंडीशन क्या है? डेंसर से रेयर जाना चाहिए। बिल्कुल सही, लाइट मस्ट ट्राई टू गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। दो कंडीशन है, पहली डेंसर टू रेयर होनी चाहिए, दूसरा इंसिडेंस एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है ना? सबको ये वाला फिगर दिख रहा है? इसके लिए मैं सोच रहा हूँ लगाना स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? म्यू डेंसर इनटू साइन इंसिडेंस एंगल कितना है? C इक्वल टू म्यू रेयर इनटू एंगल कितना है? रेयर के लिए एंगल हमारा है 90 डिग्री। सही है? तो ये हो गया म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयर इक्वल टू साइन 90 कितना होता है? 1 अपॉन साइन C। 1 अपॉन साइन C इक्वल टू म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयर। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं R म्यू D। नॉर्मली डेंसर मीडियम हम क्या मानते हैं? वाटर। और रेयर मीडियम क्या होता है? एयर। तो कई बार क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन C। C क्या है हमारा? क्रिटिकल एंगल। और म्यू क्या है हमारा? क्रिटिकल एंगल। सर इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर रेयर विद मीडियम। रिस्पेक्ट टू। ठीक है ना? इस पे क्वेश्चन करते हैं जो बहुत ज्यादा आता है, फिश प्रॉब्लम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे एक फिश है और ये वाटर है। ठीक है, अगर ये इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल है तो क्या लाइट ऐसे जाएगी? ये क्रिटिकल एंगल है तो लाइट ऐसे जाएगी। इसका मतलब जो फिश है उसको पानी के अंदर कैसा दिखता है? कॉनिकल शेप में। यस सर, कॉनिकल शेप। अगर ये एंगल C है तो क्या इस एंगल को मैं C कह सकता हूँ? यस सर। ये हमारा कौन है? रेडियस। और ये कौन है? हमारी डेप्थ। फिश कितना डीप है, हाइट या डेप्थ कह लो। तो पाइथागोरस से अगर ये R है और H है तो इसको क्या मैं रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर कह सकता हूँ? यस सर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है? साइन C। ये कि म्यू किसका म्यू है? वाटर का। ठीक है, इस फिगर में साइन C किसके इक्वल होगा? साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन C किसके इक्वल होगा?
आर अपॉन अंडर रूट आर आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर एच। प्लस एच स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर कर दिया, तो हो गया म्यू आर होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आर स्क्वायर लेफ्ट में आ गया और कॉमन हो गया, ठीक है ना। तो रेडियस का फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, एच अपॉन रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो क्या हमें इस कोन की रेडियस मालूम हो गई, ये एज अ फॉर्मूला यूज होगा, आर इक्वल टू एच अपॉन रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। इस कोन का अगर मैं बेस एरिया निकालना चाहूं तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए मुझे, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है, एच स्क्वायर अपॉन एच में स्क्वायर अपॉन म्यू डब्ल्यू स्क्वायर स्क्वायर माइनस। माइनस 1। इसका मतलब रेडियस का फॉर्मूला हमारा है एच अपॉन रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, और एरिया का फॉर्मूला है पाई एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। सबको क्लियर हुआ ये, यस सर। ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ये हमारा एक प्रिज्म है, इसका एक एंगल 90 डिग्री है और बाकी दोनों एंगल 45 डिग्री है। राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है, ठीक है। एक एंगल 90 डिग्री है, बाकी दोनों एंगल कितने, 45 डिग्री, ठीक। इस प्रिज्म का म्यू कितना है, म्यू ग्लास है 1.5, ठीक है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, अगर वेवलेंथ बदलेंगे तो फिर ये म्यू चेंज होगा, जिसके बारे में कॉचीज ने बताया था, म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है या नहीं करता, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लैम्डा ब्लू और लैम्डा रेड में कौन ज्यादा है, रेड। रेड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ब्लू द लाइट एंड रेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट में कौन ज्यादा होना चाहिए, ब्लू। ब्लू। इसका जो म्यू ग्लास 1.5 लिखते हैं ना, वो जनरल किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए होता है। अगर कई कलर की वेवलेंथ है तो फिर म्यू हमें सबके लिए बताना पड़ेगा। तो सपोज हमारा एक क्वेश्चन है, इस पे लाइट आ रही है ऐसे, 3 लाइट्स आ रही है। एक लाइट हमारी कौन है, रेड, दूसरी कौन है, ग्रीन, और थर्ड लाइट कौन है हमारी, ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू। अभी हमने देखा रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए कंपेयर टू ब्लू, ज्यादा होना चाहिए लैम्डा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू, मैं तो म्यू पूछ रहा हूँ, रेड का ज्यादा होना कम चाहिए होना कम होना चाहिए। चाहिए, कम। कम होना चाहिए। तो मैंने म्यू रेड ले लिया है 1.39, ठीक है। म्यू ग्रीन ले लिया है 1.42, और म्यू ब्लू ले लिया है 1.45, ठीक है।
सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिया मैंने? ब्लू का। कितना लिया? 1.45। ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है ना। ये एंगल 45 है, ये 90, ये 45, राइट। ठीक है, ये एंगल कितना दिख रहा है? 90। ये कितना है? 45। तो ये कितना है? ठीक है ना। अब इसमें आराम सोच के बताओ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा, कैसे मालूम पड़ा ये? इसका क्रिटिकल एंगल 45 से कम है। इसका क्रिटिकल एंगल 45 से कम है, बिल्कुल सही। मालूम कैसे पड़ा? सर म्यू इक्वल टू 1/sin से। हाँ, फिर क्या करूं? तो सर ये अगर 45 होता तो म्यू होता देखो तो, 1.414। म्यू अगर सी ज्यादा होता यानी कि 45, 45 से कम है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अगर सी 45 होता तो म्यू होता 1/sin45, मतलब √2 मीन्स 1.414। तो जिसका म्यू 1.414 है उसका क्रिटिकल एंगल कितना है? 45, राइट। म्यू ब्लू कितना है हमारा? 1.45। तो इसका पक्का क्रिटिकल एंगल 45 से क्या होगा? कम होगा, सही ना। इंसिडेंस एंगल कितना है? 45। क्रिटिकल एंगल ब्लू का कितना है? <<45। इसका इसमें TIR होगा। ग्रीन में क्या होगा? ग्रीन है 1.42। तो इसका क्रिटिकल एंगल 45 से ज्यादा होगा या कम होगा? ये म्यू एक्स है, एक्स के लिए म्यू कितना है? 1.45, 1.414। तो क्रिटिकल एंगल कितना है? 45। ये म्यू एक्स से ज्यादा है या कम है? क्या लग रहा है? म्यू ग्रीन, क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्रीन मोर देन 45 और लेस देन 45? More लेस than. देन ग्रीन। मुझे तो लेस लग रहा है। सी क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्रीन इज लेस देन 45। सोचो आराम से। तो इसमें TIR होगा नहीं होगा? इसमें भी TIR हो जाएगा। ये एंगल कितना है हमारा? इंसिडेंस एंगल 45 है, विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। थर्ड कौन था हमारा? रेड। रेड कितना था? 1.39। तो इसका क्रिटिकल एंगल 45 से बड़ा होगा। और इसका इंसिडेंस एंगल कितना है? 45। इसका मतलब इसमें TIR नहीं होगा और ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा।
इसका मतलब इस क्वेश्चन की रनिंग जिसका भी म्यू √2 से बड़ा है, 1.414 से जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और ये राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है, उनमें TIR हो जाएगा। जिसका म्यू √2 से कम है उसमें TIR नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और आगे देखो, मिराज समझते हैं हम लोग? मिराज, मिराज में क्या होता है? जो डेजर्ट होता है, डेजर्ट में जो ट्री की शैडो होती है वो कैसी लगती है? मिराज में जो ट्री की शैडो होती है कैसे लगती है? कैसे, कोई आइडिया? शायद उल्टी लगती है। जो ट्री होती है उसकी जो शैडो होती है ऐसा लगता है जैसे कि वहां पर पानी पड़ा हुआ हो। देखो ऐसा होता है, ये डेजर्ट है तो जो नीचे की एयर होती है वो डेंसर होती है और ऊपर की एयर रेयर होती है। तो ऐसे लाइट आती है और फिर TIR की वजह से ऐसे, ये हमारी आई है, जो लाइट आ रही है वो TIR की वजह से ऐसे चली जाती है और हमें लगता है कि यहाँ से आ रही है, और यहाँ पे इसकी शेडो बनती है। जो मैंने लिखा है, शेडो ऑफ ट्री इज लाइक वाटर। ऐसा लगता है कि वहां पे पानी पड़ा हुआ है। डेजर्ट में होता है, डेजर्ट में ये सैंड है, ये ट्री है, ट्री की जो यहाँ शेडो बन रही है वो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर पानी पड़ा हुआ है, पानी सा लगता है। हाईवे वगैरह में भी होता है, अगर हाईवे पे जाओ और ट्रीज होते हैं हाईवे में, तो उस हाईवे के पे जो शेडो बन रही है ट्री की, वो दूर से देखने में लगता है पानी पड़ा है रोड पर, पास जाओ तो गायब हो जाता है। देखा किसी ने? नहीं देखा कभी? नहीं देखा? डायमंड में क्या खास बात होती है? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 2.42। 2.4 के आसपास। क्रिटिकल एंगल नियरली 24 डिग्री। 24 तो डायमंड का म्यू एक्चुअली मैक्सिमम होता है एंड क्रिटिकल एंगल क्या होता है? मिनिमम। क्रिटिकल एंगल कम होने से क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है, मल्टीपल टाइम्स। इसका मतलब डायमंड के अंदर लाइट एक बार जाती है और फिर कई बार मल्टीपल टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से डायमंड क्या करने लगता है? स्पार्क करता है, मतलब काफी ज्यादा शाइन होती है। तो डायमंड में बहुत ज्यादा शाइन होने का लॉजिक क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल बहुत कम है, इसलिए मल्टीपल टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है? ऑप्टिकल फाइबर समझते हो? या लाइट पाइप भी कहते हैं। इसको यूज कहाँ करते हैं हम लोग? एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में ना। ठीक है, और कहीं यूज करते हैं? जो दिवाली पे लैंप आती एंडोस्कोपी है में, ना उसमें। एंडोस्कोपी में करते क्या है हम लोग? एक फ्लेक्सिबल पाइप होता है, उसके आगे कैमरा लगा होता है और डाल देते हैं ना मुंह से पेट के अंदर, और इंटरनल ऑर्गन को चेक करते हैं। ठीक है ना?
ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं इंटरनेट में। Yes, sir. ऐसे की पाइप है और इस पाइप की आउटर कवरिंग पे हमने एक पॉलिश कर दी है, ठीक है। अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, चलो कुछ मान लेते हैं μ1, और इस कवरिंग का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले लिया है, μ2, ठीक है। एक लाइट फॉल हुई अल्फा एंगल पे। हम चाहते हैं कि जो कर्व सरफेस है यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। μ1 μ2 में कौन ज्यादा होना चाहिए, μ1। जो हमारा कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए, और जो पॉलिश करी है, इस पॉलिश को हम लोग कहते हैं क्लैडिंग, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और इस बाहर वाले का हमने कितना मान लिया, μ3। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ, क्या लिखोगे, μ1 sin c इक्वल टू μ2 sin 90, क्योंकि हम यहाँ पे चाहते हैं लाइट क्या हो, जस्ट ग्रेज कर जाए। तो sin c कितना आ गया हमारा, μ2 बाई μ1, और c कितना आ गया, साइन इनवर्स μ2 बाई μ1। क्या ये एंगल 90 डिग्री लग रहा है, ये सी है, ये 90, तो मुझे लगता है ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, 90 माइनस सी। फिर से यहाँ पर मैंने दोबारा क्या लगा दिया, स्नेल्स लॉ। क्या लिखना चाहिए मुझे बताओ, बताओ भाई क्या लिखूं, μ3 sin अल्फा इक्वल टू μ1 μ1 sin 91 sin 90 minus c 90 माइनस सी। साइन 90 माइनस सी क्या हो गया, cos सी। ये μ3 साइड आकर डिवाइड हो जाएगा क्या, तो मेरा अल्फा कितना आ गया, साइन इनवर्स μ1 बाई μ3 cos सी। और ये सी कहां से निकलेगा, यहां से, इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले से हमारा सी की वैल्यू निकलेगी, अगर उस सी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा अल्फा आ जाएगा। ये अल्फा हमारा क्या है, तो पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही। इंसिडेंस एंगल है। कोई प्रॉब्लम, विशाल कुछ कह रहे थे शायद। हाँ जी सर, पूरा मतलब नीचे जो आपने वो बनाया फॉर्मूला वो दिख नहीं रहा। अच्छा, अब दिख रहा है, यस सर। ठीक है। मतलब ये अप्रोच है, अप्रोच पे ध्यान दो कि सॉल्व कैसे करते हैं। इसको याद नहीं करना है, कोई ऐसा फॉर्मूला याद करने बैठ गया, समझो कि कैसे लगाते हैं। स्नेल्स लॉ लगाओ, सिंपल क्वेश्चन दोबारा बनता जाएगा। सर एक बार ये दोबारा बता दीजिए। ठीक है, हमने देखा हमारे पास ये एक ऑप्टिकल फाइबर है जिसका कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1। बाहर जो पॉलिश करी है, क्लैडिंग जिसको कहते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और लेफ्ट साइड में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ3। एक लाइट मैंने फॉल करी कितने एंगल पे, अल्फा, और हम चाहते हैं कि लाइट में क्या हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। तो हमने जस्ट बाउंड्री वाला केस लिया कि अगर ये एंगल सी है, क्रिटिकल एंगल, तो लाइट क्या होगी, ग्रेस कर जाएगी। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, μ1 इंटू साइन सी इक्वल टू μ2 इंटू साइन
90, दिस एंगल इज 90। तो साइन सी हमारा आ गया म्यू टू बाई म्यू वन, या सी आ गया साइन इनवर्स म्यू टू बाई म्यू वन। इसको सॉल्व करके हमने क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाल ली। यस सर। ठीक, सपोज ये सॉल्व करके आ गया 30 डिग्री, ठीक है ना, सपोज ऐसा आ गया। फिर हमने इस पॉइंट के लिए सॉल्व करा, म्यू 3 इंटू साइन एल्फा इक्वल टू म्यू 1 इंटू साइन 90 माइनस सी, 90 माइनस सी, म्यू 3 इंटू साइन एल्फा इक्वल टू म्यू 1 इंटू साइन 90 माइनस सी। साइन 90 माइनस सी को हम कॉस सी कह सकते हैं। ये म्यू 3 इस साइड आकर डिवाइड हो गया, तो हमारा अल्फा आ गया साइन इनवर्स म्यू 1 बाई म्यू 3 कॉस सी। यहाँ पर सी हमारा कितना आया था, 30 डिग्री। ठीक है, यस सर। ये हमने ऑप्टिकल फाइबर या लाइट पाइप के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म से हम लाइट को डिविएट कर सकते हैं 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 180 डिग्री पर। तो देखते हैं, पहला केस बनाते हैं 180 डिग्री पे कैसे डिविएट करते हैं। इसके अलावा हम लाइट को वापस भेजना चाहते हैं, रिट्रेस करवाना चाहते हैं। ये एंगल कितना है हमारा, 90 डिग्री। बाकी दोनों एंगल हमारे कितने, 45 डिग्री। इसका मतलब ये हमारा राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है, और इसका म्यू कितना है, 1.5। 1.5 के लिए क्रिटिकल एंगल अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री होता है। ये याद कर लो तो बेटर है, ठीक है ना। यहां से हमने एक लाइट फॉलो कराई, इस सरफेस के लिए इंसिडेंस एंगल कितना है, 0। इससे सीधी निकल गई। इस सरफेस के लिए, इस पॉइंट के लिए इंसिडेंस एंगल कितना लग रहा है, 90। ये 45 है, ये कितना है 90, 90, ये कितना लग रहा है, 55, देखो ध्यान से। 45। इंसिडेंस एंगल कितना है, 45। क्रिटिकल एंगल कितना है, 42। ठीक है ये ना। तो TIR होगा या नहीं होगा, होगा। होगा। तो लाइट बाहर आएगी या नीचे जाएगी, अंदर ही रिफ्लेक्ट होगी। ऐसे। यस। ये एंगल कितना है, I इज इक्वल टू R। ये 45 है, ये एंगल कितना है, 45। ये 90 है, ये कितना है, 45। 45। यस सर। तो ये कितना है, 55। इंसिडेंट एंगल कितना है, 45। तो TIR होगा या नहीं होगा, होगा। होगा। इसका लाइट बाहर आएगी या किधर जाएगी, सब बैक टू सेम मीडियम, मतलब अंदर ही, ट्रायंगल के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हाँ ट्रायंगल के अंदर रहेगी, बिल्कुल सही। किस तरफ जाएगी, ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। लेफ्ट। बिल्कुल सही। कितना एंगल होगा ये, 45। तो क्या आने वाली लाइट को वापस भेज दिया है, तो कितना डिविएशन हो गया, 180। 180 डिग्री। तो अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। ध्यान से देखो,
तो इस फिगर से क्या सीखने को मिलता है? कि हम प्रिज्म से लाइट को 180 डिग्री पे बेंड कर सकते हैं, डिविएट कर सकते हैं 180 पर। अब कितने पे डिविएट करना है? 90। 90 पे। अब क्या करें? कोई आइडिया किसी को? ये एंगल कितना है? 90, 45, 45। हम जो ग्लास ले रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5 एंड क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री। इस पॉइंट के लिए इंसिडेंस एंगल कितना है? 0। इसलिए सीधी चली गई अनडिविएटेड। इस पॉइंट पे इंसिडेंस एंगल कितना है? 45। 90, ये 45, ये 45, इससे ये 45। तो रिफ्रैक्शन होगा या TIR होगा? TIR। ठीक है, इसका मतलब ये लाइट नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है ना? एक लाइट और ऐसे आ रही है, इसका मतलब जो हमारी ये हमारा ऑब्जेक्ट AB, इसकी इमेज ऐसी बनेगी, A डैश B डैश। तो जो लाइट सामने जा रही थी उस लाइट को हमने नीचे बेंड कर दिया क्या? तो कितने यस एंगल से सर। डिवाइड कर दिया है? 90। 90 डिग्री। ठीक है, हम चाहते हैं इस बार डिविएशन कितना हो? 0 डिग्री का। बट इन्वर्टेड इमेज बने। इमेज कैसी हो? इन्वर्टेड। ठीक है ना? ये हमारा प्रिज्म है और ऐसे लाइट लेफ्ट से आ रही है। रेयर टू डेंसर क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। अगर इस पॉइंट पर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो TIR होगा या नहीं होगा? होगा, और ये लाइट ऐसे निकल जाएगी। वैसे यहाँ पर भी क्या हुआ? पहले रिफ्रैक्शन, फिर हमने इसको ऐसा डिजाइन करा है कि इंसिडेंस एंगल क्या हो? क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो। लाइट क्या होगी? पहले यहाँ TIR and then रिफ्रैक्शन। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट AB है उसकी इमेज A डैश B डैश बनेगी या नहीं बनेगी? देखो, यस सर। ठीक है ना? तो हमने 3 केस देखे, प्रिज्म से 0 डिग्री पर डिविएट करके इन्वर्टेड इमेज बनाना, या 90 डिग्री पर बेंड करना, और या फिर रिट्रेस करवाना, मीन्स 180 डिग्री पे बेंड करना। किसी दिमाग में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। किसी को डाउट है?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। गुड मॉर्निंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सपोज हमारा लेफ्ट साइड का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है एंड राइट साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रेज आ रही और रिफ्लेक्ट होकर ये हमारी इमेज बन रही है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काफी काम आएगा, ध्यान से देखना। लाइट हमारी μ1 से कहाँ जा रही है, μ2 पर। ये फॉर्मूला में याद रखना, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। μ2 कौन है, जिसमें लाइट जा रही है, मैंने रेलर और टेंसर वर्ड यूज नहीं करा, ध्यान दिया। μ1 जहां से लाइट आ रही है, μ2 जिसमें लाइट जा रही है। फॉर्मूला है μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। v हमारी क्या है, इमेज डिस्टेंस। u हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। एंड r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस फॉर्मूले में को हम जब भी यूज करते हैं न्यूमेरिकल में तो हमेशा साइन कन्वेंशन लेना है। इसका नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा कौन है, लेंस मेकर फॉर्मूला। बहुत ज्यादा काम आता है एग्जाम में। क्या कहता है ये फॉर्मूला, ये हमारा एक लेंस है, सपोज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू ग्लास, और ये हमारा कौन है, एयर। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं ये ग्लास है और बाकी दोनों लेफ्ट और राइट में कौन है, एयर है। तो 1 बाई फोकल लेंथ इन एयर इक्वल टू म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। r1 हमारी फर्स्ट रेडियस है जो कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा कैसा लोगे, पॉजिटिव। r2 सेकेंड सरफेस की रेडियस है जो कैसी होगी, नेगेटिव। ठीक है, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हम लोग कैसे लेंगे, पॉजिटिव। अगर ये कॉनकेव लेंस होता तब कैसे लिखता मैं, बताओ। बताओ कैसे लिखता मैं कॉनकेव लेंस के लिए, R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव। बिल्कुल सही, r1 नेगेटिव r2 पॉजिटिव। और ये भी कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक, अब इस लेंस को मैंने वाटर में डाल दिया, सही ना। इस लेंस को मैंने किस में डाल दिया, किसी मीडियम में, क्यों डाल दिया, म्यू मीडियम। और ये हमारा कौन है, म्यू ग्लास। ध्यान देखना, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फेवरेट टॉपिक है। तो मैं लिखूंगा 1 बाई एफ मीडियम इक्वल टू, क्या लिखना चाहिए बताओ, बोलो क्या लिखूं, म्यू ग्लास बाय म्यू मीडियम। म्यू ग्लास बाई म्यू मीडियम, बिल्कुल सही। ठीक है ना। अब इसमें देखो पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, अगर ग्लास और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम कर दूं तो क्या होगा,
प्लेन शीट, फोकल लेंथ इन्फिनिटी। अगर ये दोनों सेम है तो कट गया, 1 - 1 0, 1/f0 या f इनफिनिट। इसका मतलब हमारा लेंस सिंपल ग्लास प्लेट की तरह वर्क करेगा, नाइदर कन्वर्जिंग नॉट नो डाइवर्जिंग। इसका मतलब लाइट सीधी चली जाएगी, ना बेंड किसी भी तरफ बेंड नहीं होगी। अगर ये म्यू मीडियम म्यू ग्लास से ज्यादा हो जाए तब क्या हो जाएगा? डाइवर्जिंग लेंस। वेरी गुड, बिल्कुल सही, डाइवर्जिंग लेंस। इसका मतलब लेंस का नेचर उल्टा कर देगा। नाउ दिस लेंस बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस इफ म्यू मीडियम इज मोर देन म्यू ग्लास। और अगर म्यू ग्लास इज ग्रेटर देन म्यू मीडियम है तब क्या होगा? कन्वर्जिंग। नॉर्मल बिहेवियर, जो नॉर्मली होता है, जो कि यहाँ पे हो रहा है। देखो इस वाले केस में म्यू ग्लास कितना होता है? 1.5। म्यू एयर कितना है? 1। यानी आसपास का जो मीडियम है वो कम है, तभी अपना नॉर्मल बिहेवियर शो करेगा। इसका मतलब लाइट क्या होगी? कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना? अगर ये म्यू एयर के जगह म्यू मीडियम होता और म्यू मीडियम होता 2, तो लाइट को क्या कर देता है? डाइवर्ज। ठीक है? सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। ठीक है, इनके क्वेश्चंस की सर प्रैक्टिस दोबारा करना बताना एक करके। बार, हाँ पूछो। दोबारा बताना सर एक बार। मैंने बताया अगर लेंस को हम किसी मीडियम में डाल देंगे तो फॉर्मूला होगा 1/f मीडियम इक्वल टू म्यू ग्लास अपॉन म्यू मीडियम -1, 1/r1 - 1/r2। मैं लिख देता हूँ, या तो म्यू ग्लास क्या होगा? इक्वल टू म्यू मीडियम, या तो म्यू ग्लास ग्रेटर देन म्यू मीडियम, या थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी? म्यू ग्लास लेस देन म्यू मीडियम। 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर दोनों इक्वल हो गए, मीडियम और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है, तो जो लाइट आ रही है वो लाइट सीधी चली जाएगी, ना कन्वर्ज होगी ना डाइवर्ज होगी। इस केस में फोकल लेंथ कितनी है इस लेंस की? इनफाइनाइट, एंड पावर 0। पावर होता है लेंस का 1/f। फोकल लेंथ इन्फिनिटी एंड पावर 0 मींस नाइदर कन्वर्जिंग नॉट डाइवर्जिंग। अगर म्यू ग्लास ग्रेटर देन म्यू मीडियम है तो नॉर्मल केस जैसा इसका बिहेवियर होना चाहिए। इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस रेस को क्या करता है? कन्वर्ज। फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? फोकल लेंथ इन मीडियम इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ इन एयर। अब मान लो थर्ड केस ऐसा आ जाए, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? मीडियम का। ग्लास का 1.5 है और मीडियम का 1.6 है। अब क्या होगा? जो रेज आएंगी वो रेस को डाइवर्ज कर देंगी। लेंस रेस को क्या कर देगा? डाइवर्ज। इसका मतलब इस केस में फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी? नेगेटिव एंड पावर नेगेटिव। तो क्या कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम कर सकता है? कर सकता है। कंडीशन है कि अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाए ग्लास से तो लेंस का नेचर उल्टा हो जाता है, कॉन्वेक्स बन जाएगा डाइवर्जिंग। मान लो यहाँ कॉनकेव डाल देते इसी केस में, ये 1.5 है और ये 1.6 है, तब क्या होता? कन्वर्जिंग बन जाए। तब अब ये कन्वर्जिंग हो जाएगा। बिल्कुल सही। इसका मतलब उल्टा नेचर हो जाएगा, राइट?
पर कंडीशन क्या थी, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होना चाहिए, ज़्यादा, तभी ऐसा होगा। तो आज बैठ के इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म वाले केस और ऑप्टिकल डिवाइसेस। क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऑप्टिक्स उतनी समझ में आएगी। बेसिक जो जरूरत थी बता दिया गया, आप क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई दिक्कत आए तो उसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करो मुझसे, ठीक है। मैं इसकी अभी फोटो ग्रुप में भेज हाँ देता हूँ। सर फोटो भेजिए। इनके न्यूमेरिकल्स जरूर सॉल्व करना। हाँ मैं फोटो भेजता हूँ, न्यूमेरिकल्स जरूर सॉल्व करना इनके। जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, मेहनत करो घर पे। चलो बाय बाय। बाय सर। बाय सर।